कॉमन पेपर के ऊपर या आईआरसी पेपर में, तो तैयारी आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। और अकाउंट्स के ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आता है, कैसे क्वेश्चन आएंगे। तो देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 का आंसर भी लिखा हुआ है। हम लोग समझाते हुए आगे बढ़ जाते हैं, इसको समझाते हुए आगे चलते जाएंगे ताकि आपको समझ में आए। आखिर आंसर यहाँ तो लिख तो दिया है, लेकिन क्यों होगा और कैसे होगा उसके बारे में हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, सब लोगों के पास चूँकि इसका मॉडल पेपर है तो हम लोग यहीं पे समझा देते हैं। बोलता है व्हाई इज़ ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर्ड, ट्रेडिंग अकाउंट क्यों बनाया जाता है। तो चलिए वहाँ जो आंसर दिया है सो दिया ही हम लोग को। क्वेश्चन नंबर 1 के नीचे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हम लोग लिख रहे हैं। बोला व्हाई इज ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर्ड, भाई ट्रेडिंग अकाउंट क्यों बनाया जाता है। तो यहाँ जो भी आंसर उससे कोई मतलब नहीं है, हम लोग सिंपल लैंग्वेज में लिख सकते हैं, इट इज़ प्रिपेयर्ड फॉर नोइंग ग्रॉस प्रॉफिट एंड ग्रॉस लॉस। वही बात वहाँ भी लिखा है। बोलिए व्यापारिक खाता सकल लाभ एवं सकल हानि को जानने के लिए तैयार किया जाता है। ट्रेडिंग अकाउंट बनाया किसके लिए जाता है, ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस को जानने के लिए कि बिजनेस का ग्रॉस प्रॉफिट क्या है और ग्रॉस लॉस क्या है। कोई दिक्कत है, और इसका कोई पर्पस नहीं। अगर ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस दे दे तो ट्रेडिंग बनाने का कोई मतलब है नहीं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या है। सेकेंड में बोलता है कि व्हाट इज़ डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन क्या हो। तो बताइए डेप्रिसिएशन का मतलब होता है कंटिन्यूअस रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट एक्सेप्ट लैंड। इतना ही लिखना है, आंसर होगा। अब वहाँ जो भी लिखा है कोई मतलब नहीं हम लोगों को। कंटिन्यूअस रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट एक्सेप्ट, बोलता है जमीन को छोड़ के अस्थाई संपत्ति के मूल्य में होने वाली कमी ह्रास कहलाती है। अस्थाई संपत्ति के मूल्य में होने वाली कमी, ये कमी कैसे होगी, जमीन को छोड़ के ना, क्या कहलाती है, ह्रास कहलाती है। याद रहेगा। डेप्रिसिएशन के दो मेथड्स होते हैं, वैसे तो बहुत सारे मेथड्स हैं, आपको दो मेथड्स पढ़ने हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। डेप्रिसिएशन के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 डिसाइड किया गया। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 में डेप्रिसिएशन के बारे में बात किया गया। तो 3 क्वेश्चन हम लोग देख लिए। थर्ड बोलता है कि विच ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाता है। तो आंसर होगा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। याद रहेगा, नॉन प्रॉफिट, गैर लाभकारी जो संगठन है, जो गैर लाभकारी संगठन होगा वो बनाएगा अपने यहाँ इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट। थर्ड बोल रहा है फोर्थ में, विच मेथड इज एडोप्टेड जनरली इन दोज ब्रांचेज विच आर स्मॉल इन साइज, जो बहुत छोटे होंगे साइज में, वैसे ब्रांचेज कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे। बताइए, जो ब्रांचेज बहुत छोटे होंगे अपने साइज में, यानी बहुत छोटे ब्रांचेज हैं, उनके यहाँ अकाउंटिंग का कौन सा मेथड लगेगा। तो पहला मेथड, जिसको कौन सा मेथड हम लोग बोलते थे, पहला मेथड कौन सा पढ़ाए थे, सिंपल और डेटर मेथड बताए थे। साधारण एवं देनदार विधि, मतलब अगर ब्रांचेज बहुत छोटे होंगे, ध्यान दीजिएगा, बताया गया था ना आपको कि बहुत छोटा अगर ब्रांच होगा तो अपने यहाँ लगाएगा सिंपल और डेटर मेथड। थोड़ा इससे बड़ा हो जाएगा तो लगाएगा फाइनल अकाउंट मेथड, थोड़ा उससे बड़ा हो जाएगा तो लगाएगा स्टॉक एंड डेटर मेथड, और सबसे बड़ा ब्रांच जो होता है वो लगाता है होलसेल मेथड। तो चारों समझ गए।
सबसे छोटा ब्रांच सिंपल और डेटर, थोड़ा उससे बड़ा फाइनल अकाउंट मेथड, थोड़ा उससे बड़ा तो स्टॉक एंड डेटर मेथड, और सबसे बड़ा होलसेल ब्रांच। 4 तरह के ब्रांचेस होते हैं, चारों ब्रांचेस अलग अलग तरह के होते हैं, लेकिन ब्रांचेज में अकाउंटिंग करने के लिए 4 मेथड्स यूज किया जाता है। चारों मेथड कब कब इस्तेमाल होगा सबके बारे में आपको जानकारी दे दी गई। उसके नीचे लिखता है विच बुक इज़ प्रिपेयर टू मेंटेनिंग स्मॉल एक्सपेंसेज लाइक कैरेज, पोस्टेज, इंटरटेनमेंट। बोलता है कि छोटे छोटे खर्चों को रिकॉर्ड करने के लिए किस तरह के बुक बनाए जाते हैं। तो आप याद कीजिएगा, कैश बुक में छोटे छोटे खर्चों को रिकॉर्ड करने के लिए बनाया जाता है पेटी कैश बुक। क्या बनाया जाता है? पेटी कैश बुक। लघु रोकड़ भाई आप लोग जानते होंगे, लघु रोकड़ भाई, छोटे छोटे खर्चों को रिकॉर्ड करने के लिए जो कैश बुक बनता है उस कैश बुक का नाम क्या है? पेटी कैश बुक। याद रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 ध्यान दीजिएगा, आप लोगों को कितना क्वेश्चन पूछा जाता है? 10 ही क्वेश्चन पूछेगा। तो 10 में 2 ग्रुप में क्वेश्चन बटा रहता है, ग्रुप ए और ग्रुप बी। ग्रुप ए में 3 क्वेश्चन होता है जिसमें तीनों का जवाब आपको देना है। तो देखिए क्वेश्चन 1 का जवाब दे दिए। क्वेश्चन 1 के अंदर 5 क्वेश्चन होते हैं छोटे छोटे, है देखो तो, है ना, 2-2 नंबर का हर क्वेश्चन रहेगा, तो 10 नंबर यहाँ से आ जाएगा। और फिर क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 5-5 नंबर का होगा। तो कितना हो गया? 5 और 5 कितना हो गया? 10 इधर हो गया और ये आ गया। अच्छा, एक नंबर का ये है ना, 1 मार्क्स का है, तो 5 इधर और मतलब 5-5 करके 3 क्वेश्चन है, 5 का 1, 5 का 2, 5 का 3 हो जाएगा। तो 15 नंबर ग्रुप ए से, और ग्रुप बी से बाकी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको कितने बनाने हैं? 4 क्वेश्चन बनाने। 7 ग्रुप बी में पूछा जाएगा जिसमें 4 का बनाना है, और ग्रुप ए में तीनों कंपलसरी है। अब चले सेकेंड नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो नीचे देखिए शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ ट्रेड डिस्काउंट, गिव एन एग्जाम्पल। ट्रेड डिस्काउंट क्या है और उसका एग्जाम्पल दीजिए। क्वेश्चन सबके पास अवेलेबल है इसलिए डायरेक्ट आंसर कर दे रहे, ठीक है। बताइए ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, कौन देता है? तो पहले यहाँ ध्यान दीजिएगा, डिस्काउंट कितने तरह का होता है? 2 तरह का। एक होता है कैश डिस्काउंट, ये क्या होता है? एकदम जड़ से शुरुआत कीजिए। अब ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? चलिए फर्स्ट लिखिए, बताइए। इट इज़ गिवन बाय, कौन देता है? मैन्युफैक्चरर। क्या? यह निर्माता द्वारा दिया जाता है, निर्माता द्वारा अच्छा, ये किस पर मिलेगा? कैश सेल पर, क्रेडिट सेल पर, या टोटल सेल पर? बोलता है इट इज़ प्रोवाइडेड ऑन टोटल सेल। टोटल, अगर आप उधार में भी बेच रहे हो ना और सामान अभी खरीदा कस्टमर और पैसा नहीं दिया तो भी डिस्काउंट देना पड़ जाएगा। यानी मान लेते हैं एग्जांपल समझिए कि हमने 1 लाख का माल खरीदा, पैसा भी नहीं दिए, पैसा बोले 3 महीना बाद देंगे, तो क्या ट्रेड डिस्काउंट आप दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? देना पड़ेगा, पैसा मिले या ना मिले। पैसा मिलने के समय जो डिस्काउंट होता है उसको कौन सा डिस्काउंट बोलते हैं? कैश डिस्काउंट। तो ट्रेड तो देना ही पड़ेगा, किसी हालत में देना पड़ेगा। तो बोलता है कि ये कब मिलता है, ये किस पर लगता है? यह कुल बिक्री या कुल क्रय पर लगाया जाता है। ये टोटल सेल्स या टोटल परचेज और करके यहाँ लिख देते हैं, टोटल परचेज पर भी लगता है। टोटल तीसरा। अच्छा, इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे। ट्रेड डिस्काउंट को लिखते हैं तो लिखते हैं नो एंट्री ऑफ ट्रेड डिस्काउंट। यानी व्यापारिक छूट का की कोई प्रविष्टि नहीं होगी। याद रखिएगा, ट्रेड डिस्काउंट का कोई एंट्री नहीं करते हैं, कोई एंट्री नहीं करना है। और क्या होगा ट्रेड डिस्काउंट से संबंधित? तो ट्रेड डिस्काउंट का एक एग्जांपल पूछ रहा है कि एग्जांपल बताइए ट्रेड डिस्काउंट का क्या होगा। तो एग्जांपल लेके बना दीजिए, बताइए क्या होगा एग्जांपल। बोल रहा है परचेज, एग्जांपल है ये। अगर ऐसा लिखा है परचेज गुड्स ऑफ ₹1 लाख एट 10% ट्रेड डिस्काउंट
तो क्या होगा, जिसका एंट्री क्या होगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू कुछ नहीं तो कैश ना लिखेंगे। अब सवाल ये है कि कितना कैश में मिलेगा, कितने का हमने ख़रीदा, 1 लाख का ख़रीदा या कम का ख़रीदा या ज़्यादा का। तो यहाँ देखिए लिस्ट प्राइस कितने का है, 1 लाख, और ट्रेड डिस्काउंट कितना परसेंट, 10% पर इनम कितना आता है 10। तो कितना आएगा, आएगा। यहाँ पे कितना लिखेंगे, कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत, बस यही बात आपको याद रखना है। बन सकता है ट्रेड डिस्काउंट। एकदम सिंपल लैंग्वेज में इसका मीनिंग लिखना है कि ट्रेड डिस्काउंट जो होता है वो एट द टाइम ऑफ परचेज और सेल ही ये डिस्काउंट देना पड़ता है। एट द टाइम ऑफ परचेज, एट द टाइम ऑफ सेल, जब हम सामान खरीदते हैं या सामान बेचते हैं उस समय अगर किसी तरह का डिस्काउंट मिलता है या देना पड़ता है तो वो डिस्काउंट क्या कहलाता है, ट्रेड डिस्काउंट। ये टोटल सेल्स के ऊपर निकलेगा। ये किसके ऊपर निकलेगा, टोटल सेल्स के ऊपर चार्ज होगा। हमेशा याद रखना है कि ट्रेड डिस्काउंट जब भी निकलेगा तो टोटल सेल्स के ऊपर निकलेगा। इसको लिखिए, फिर इसके आगे का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 4 से आगे चलते हैं। अब देखिए सेकेंड क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 अगर आप अपने बुक से देखें तो क्वेश्चन नंबर 3 मॉडल पेपर में 2 नंबर है। देखो ये लोग क्या किया ना कि क्वेश्चन लिख दिया और नीचे कोई बुक से पिक्चर क्लिक करके डाल दिया। जो बुक में लिखा है वही बात आपको समझ नहीं आएगी, उसको आसान लैंग्वेज में लिखना होगा। तो लिखा है व्हाट इज़ बैड डेब्ट, गिव एन एग्जाम्पल। ऐसा नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल बैड डेब्ट का क्या देंगे, इससे पहले वाले का एग्जाम्पल पूछा था ट्रेड डिस्काउंट का, ट्रेड डिस्काउंट का एग्जाम्पल मिल सकता है। इसका मतलब क्वेश्चन सही नहीं है। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या करते हैं, ये पूछा जाना चाहिए। हमने क्या बताया आपको, बताओ, एग्जाम्पल बताए नहीं, हम आपको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बताएं। एग्जाम्पल हो ही नहीं सकता ट्रेड डिस्काउंट का। तो क्वेश्चन पूछने वाले को भी सलाम, बहुत होशियार व्यक्ति होंगे। बोलता है व्हाट इज़ बैड डेब्ट, गिव एन एग्जाम्पल। बोलना चाहिए व्हाट इज़ बैड डेब्ट एंड गिव द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ बैड डेब्ट। क्या बैड डेब्ट का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, कोई दिक्कत है। तो एग्जाम्पल में चलिए हम लोग जब पूछ दिए और वही चीज़ दिए तो हम लोग भी वही चीज़ समझा देते हैं आपको। बताइए बैड डेब्ट क्या होता है। बैड डेब्ट का मतलब होता है जब आपका पैसा मार्केट में बैड हो जाता है, डूब जाता है। डेटर्स 3 तरह के होते हैं। डेटर्स कितने तरह के होते हैं, 3। यहाँ कुछ नहीं लिखा है, ठीक से समझना, समझा देते हैं कहानी बना के पूरा। डेटर्स कितने तरह के, 3। ये डूबने का समस्या तब ना आएगा जब हम उधार बेचेंगे। जब मेरे पास क्या आ जाएगा, लेनदार। उधार ही नहीं बेचेंगे तो डूबेगा। तो पहले बताओ, जिसको उधार बेचते हैं उसको क्या बोलते हैं, डेटर्स। जिस व्यक्ति को हम उधार माल बेचते हैं या फ्री में उधार सर्विसेज देते हैं उसको क्या बोलते हैं, डेटर। ध्यान देना, जिसको हम उधार बेचें या उधार में कोई सेवा दे, जैसे हम आप लोगों को उधार में पढ़ाएंगे, यानी पढ़ा दिए पैसा आप नहीं दिए तो आप मेरे लिए क्या हैं, सामान बेच दिए पैसा नहीं दिए तो क्या कराएंगे, डेटर्स। तो ऐसा व्यक्ति जिसे हम सामान यानी गुड्स एंड सर्विसेज उधार में देते हैं वो मेरे लिए क्या कहलाता है, डेटर्स, यानी हमको पैसा देगा, नाम है देनदार। बात समझ गए। जिसे अब मान लो हमारे लिए अगर बात करें तो हम जिसको उधार में गुड्स और सर्विसेज देंगे यानी सामान देंगे या तो सेवा देंगे उधार में, तो मेरे लिए वो क्या कहलाएगा, डेटर्स। और डेटर्स 3 तरह के होते हैं। पहला होता है गुड। मार्केट में पैसा जो उधार लेता है ना, तो 3 तरह के कस्टमर आपको मिलेंगे जो आपसे उधार खरीदते हैं। पहला कस्टमर कौन है, गुड। गुड में जिसमें आपको गंगा, ठीक है, जल से एकदम शपथ ग्रहण करा देगा कि एकदम विश्वास 100% रहेगा कि आदमी जो है एकदम पैसा देगा ही देगा। ऐसा डेटर, ऐसा उधारी जो हमको किसी हाल में पैसा दे देगा, हमको भी विश्वास है कि पैसा दे देगा। तो वैसे डेटर को हम किस कैटेगरी में रखते हैं, गुड में, कि ये अच्छे लोग हैं, ये आदमी बोल दिया तो पैसा दे देगा, हाँ या नहीं। कुछ लोग होते हैं डाउटफुल कि पता नहीं यार देगा कि फंसा देगा। गुड मतलब होता है अच्छे। तो कुछ डेटर्स को हम लोग किस कैटेगरी में रखते हैं, गुड, बहुत अच्छे लोग हैं, वो पैसा दे देगा। और कुछ स्टूडेंट हमारे पास भी पढ़ते हैं तो हम उनको गुड के कैटेगरी में रखते हैं। अगर वो अभी भी पैसा हम जानते हैं कि वो पढ़ने के बाद भी ला के दे देगा। कुछ को किसके कैटेगरी में रखते हैं, डाउटफुल, मतलब दे भी सकता है नहीं भी सकता, यहाँ थोड़ा सा डाउट है। और कुछ होते हैं जो इस कैटेगरी में आते हैं, हम श्योर हो जाते हैं कि ये तो डूब जाएगा, चाहे कुछ भी कर लो। ऐसे लोगों से पैसा लेना थोड़ा रिस्की है। अब गांव में उधार बेच दो, देखो यही हो, कुछ लोग जानता है कि अरे उसको बेच दिया तुम, गया। जो सुनता है यही बात बोलता है, तुम उसको बेच दिया, तुम नहीं समझ पा रहा था कौन आदमी बेचा है, उसके बारे में तुम नहीं सुना था। तो वो बिजनेसमैन भी समझ जाता है, लगता है हम डूब गए।
तो पहले ही मान लेता है कौन सा कस्टमर है, बैड वाला। और ये डाउटफुल मतलब संशय है, संशय का समझते हो, हाँ सस्पेंस है, इसको बोलते हैं डूबत ऋण के लिए प्रावधान। तो भाई डाउटफुल का मतलब है शक है कि हो सकता है पैसा मिल भी जाए और हो सकता है बैड भी जाए। तो हम लोग जो बैड डेब्ट की बात करते हैं वो इसके लिए बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा। बैड डेब्ट वर्ड किसके लिए यूज होता है, कोई दिक्कत है, किसके लिए यूज होता है, बैड के लिए। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, बोलता है द टर्म बैड डेब्ट, एकदम इजी लिखना है सर, द टर्म बैड डेब्ट इज यूज्ड फॉर, किसके लिए होता है बताओ, बैड डेटर। किसके लिए होता है, बैड डेटर्स। बोलता है डूबत ऋण का प्रयोग, ध्यान देना, डूबत ऋण शब्द का प्रयोग डूबे हुए देनदार के लिए किया जाता है। किया जाता है। कोई दिक्कत किसी को? अब बताइए इसके लिए क्या वर्ड यूज किया जाता है, बैड डेब्ट। इसके लिए आप पढ़े होंगे प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट। इसके लिए क्या वर्ड यूज करता है, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट। और इसके लिए होता है बैड डेब्ट। और इसके लिए कुछ नहीं, सीधा गुड है, पैसा मिल जाएगा तो क्या करना है। तो याद रखिएगा दो वर्ड आएगा, एक आएगा प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट। तो याद रखिएगा प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट जो वर्ड यूज होता है वो कौन से डेटर्स के लिए होता है, डाउटफुल डेटर्स के लिए होता है। और जो बैड वाले डेटर होते हैं उसके लिए कौन सा वर्ड यूज होता है, बैड डेब्ट वर्ड यूज होता है। कहीं कोई दिक्कत है? एक और चीज़ है, इतना बड़ा क्वेश्चन 5 नंबर का क्वेश्चन, और आप अब देखो इसका आंसर तो बहुत छोटा है, 5 नंबर उतने में नहीं मिलेगा। इसका मतलब क्वेश्चन का लेवल हो सकता है इससे टफ रहे। तो ये मॉडल सेट के चक्कर में मत रहना, बार बार बोल रहे हैं, सोल्यूशन तो करा देना आपको, लेकिन इसके चक्कर में मत रहना और भी पढ़ना है। क्यों, क्या लगता है 5 नंबर का ये क्वेश्चन है और इससे पहले वाला 5 नंबर का ये भी क्वेश्चन है, 5 नंबर लॉन्ग भी क्वेश्चन, देखो अभी लॉन्ग में चल रहे हैं, देखो कि 5 नंबर कैसे आता है इसको, और 5 नंबर का ये भी क्वेश्चन है। बात समझ गए? तो ये दिक्कत होगा, तो इसलिए 5 नंबर में थोड़ा बड़ा आएगा। तो चलिए यहाँ तक समझ गए। अब इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या करना चाहिए बताइए। चूँकि हम लोगों को बैड डेब्ट बोल रहे हैं तो बैड डेब्ट का एंट्री क्या करेंगे, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन जर्नल, तीनों चीज़ में होता है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पीएल में भी हो सकता है, इसका जर्नल भी हो सकता है। तो जर्नल बैड डेब्ट का क्या करते हैं, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, ये इसका जर्नल होगा, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा बैड डेब्ट का। कहीं कोई दिक्कत है, कोई परेशानी? अब इसके बाद का जो क्वेश्चन है वो बहुत बड़ा है, तो एक बार लिख लीजिए, तब मिटाएंगे और एक साथ बनाएंगे। अब देखिए हम लोग ग्रुप बी में चलते हैं, सेकेंड ग्रुप की तरफ। इसको ग्रुप बी बोलते हैं, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। तो देखिए लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में आप क्वेश्चन देख रहे होंगे, बड़ा क्वेश्चन दिया हुआ बना के दिया हुआ, लेकिन कैसे बना है बहुत लोगों को नहीं पता है। तो चलिए यहाँ देखिए, बना हुआ तो वहाँ पे है और वही चीज़ हम लोग बनाएंगे, लेकिन हम लोग सही से उसको बनाएंगे कैसे बनता है। तो इसमें क्या बनाना है, आपके पास रिसिप्ट एंड पेमेंट दिया हुआ है और इससे आपको इनकम एक्सपेंडिचर बनाना है, ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना है और क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाना है। कोई दिक्कत है? तो सिस्टम ये होना चाहिए कि पहले बनेगा ओपनिंग बैलेंस शीट, फिर बनेगा इनकम एक्सपेंडिचर, फिर बनेगा क्लोजिंग बैलेंस शीट। लेकिन मेरे पास यहाँ जगह कम है तो हम इधर इनकम एक्सपेंडिचर बना देते हैं और उधर दोनों बैलेंस शीट बना देंगे। कोई दिक्कत किसी को? लेकिन पहले कौन बनना चाहिए, ओपनिंग बैलेंस शीट। डेट के हिसाब से ओपनिंग बैलेंस शीट पहले बनना चाहिए। तो आप लोग जब लिखोगे ना अपने कॉपी में, तो पहले ओपनिंग बैलेंस शीट लिखना, फिर इनकम एक्सपेंडिचर, फिर क्लोजिंग बैलेंस शीट। शुरू करें। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन अपने पास बुक में है, क्वेश्चन यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है, इतना बड़ा है कौन लिखेगा। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, कब बंद हो रहा है इसका, 31 दिसंबर 2006। दिसंबर 2006। यहाँ पे क्या आता है, इनकम, और यहाँ पे क्या आता है, कोई दिक्कत किसी को?
और यहाँ पे हम लोग बनाते हैं बैलेंस शीट। एज ऑन, इसका देखो 31 दिसंबर 2006 है ना, तो इसका आएगा 1/1/2006। ओपनिंग में ना बनता है, जनवरी में बनेगा। इधर आ जाता है एसेट्स और इधर आ जाता है लायबिलिटी। और इधर आता है बैलेंस शीट। 31/12/2006। कोई दिक्कत किसी को? सबसे पहले सारे पोस्टिंग कर लेते हैं, जितना भी आपके पास दिया हुआ सब पोस्टिंग कर लेते हैं और एडजस्टमेंट को बाद में एडजस्ट करेंगे। पढ़िए पहले क्वेश्चन क्या है। रिसिप्ट में दिया है कैश इन हैंड, सब्सक्रिप्शन, डोनेशन, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 5% पूरे साल का है। प्रोसीड फ्रॉम चैरिटी शो। पेमेंट में दिया है मिसलिनियस एक्सपेंसेज, मेडिसिन, डॉक्टर सैलरी, इक्विपमेंट, एक्सपेंसेज ऑन चैरिटी शो और कैश इन हैंड। कोई दिक्कत किसी को? ये ऐसा क्वेश्चन तो आप बना चुके हैं, लेकिन नीचे एडजस्टमेंट्स है। 2006 1 जनवरी यानी ओपनिंग और क्लोजिंग दिया हुआ है। सब्सक्रिप्शन ओपनिंग है, आउटस्टैंडिंग, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है। सब्सक्रिप्शन ओपनिंग एडवांस है, क्लोजिंग एडवांस है। स्टॉक ऑफ मेडिसिन ओपनिंग है, क्लोजिंग है। एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट ओपनिंग है, क्लोजिंग है। बिल्डिंग का ओपनिंग वैल्यू है और क्लोजिंग वैल्यू है। अमाउंट ड्यू टू सप्लायर, ठीक है, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। कोई दिक्कत है? तो चलिए हम लोग यहाँ पे कैलकुलेशन बाद में करेंगे, पहले हम लोग सारे आइटम्स को पोस्ट कर लेते हैं। सारे आइटम को पहले पोस्ट कर लेते हैं, जिसमें एडजस्टमेंट होगा जगह छोड़ देंगे, उसको बाद में एडजस्ट करेंगे। कोई दिक्कत किसी को? चलिए सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं रिसिप्ट साइड से। आपको मालूम होना चाहिए कि रिसिप्ट साइड का आइटम या तो इनकम में जाएगा या तो लायबिलिटी में जाएगा, हाँ या नहीं? या तो इनकम या लायबिलिटी। लेकिन ओपनिंग बैलेंस कैश है, कैश तो एसेट में ना जाएगा। तो देखो तो ओपनिंग बैलेंस है कैश का। सबसे पहले बताओ जी, कैश का ओपनिंग बैलेंस शीट कहाँ जाना चाहिए? ओपनिंग बैलेंस मतलब 1 जनवरी 2006 को कोई बैलेंस है तो वो ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा। और कैश कहाँ जाता है? एसेट्स में। कितना? 4600। चलिए सेकेंड पढ़िए। सब्सक्रिप्शन तो इनकम है ना, बाई सब्सक्रिप्शन कितना है? 55,400। ध्यान देना, अभी लिख दे रहे हैं, अभी छोड़ देते हैं इसको लिख के। उसके बाद डोनेशन। अच्छा, डोनेशन के लिए कुछ नहीं बोला है, डोनेशन के लिए कुछ भी नहीं बोला है। 18,000 का डोनेशन है, बड़ा डोनेशन है ना, तो इसको हम लोग बैलेंस शीट में लेके चले जाते हैं। बैलेंस शीट के लायबिलिटी में लिखेंगे डोनेशन। बैलेंस शीट के, अच्छा ये सब सारा डोनेशन वगैरह कहाँ पे जाएगा? क्लोजिंग में कि ओपनिंग में? रिसिप्ट एंड पेमेंट से सारा आइटम क्लोजिंग जाता है। रिसिप्ट एंड पेमेंट से सारा क्लोजिंग, ये दोनों में जाएगा। देखो दोनों का डेट सेम होगा, 31 दिसंबर 31 दिसंबर। सिर्फ एक ही आइटम है ओपनिंग में जाता है जो कैश है, क्योंकि कैश पिछले बार साल का ना था, इसलिए ओपनिंग में लिखे। चलिए डोनेशन हमारे लायबिलिटी हो गया। उसके नीचे क्या है? इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हमारा इनकम है। इंटरेस्ट ऑन अभी थोड़ा ध्यान देना, इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कहीं दिख नहीं रहा है। दिख रहा है? कैसे निकालोगे? इंटरेस्ट तो दिया भाई जी। इंटरेस्ट कितना है इसका? इंटरेस्ट कितना है? 5% है। 5% कितना है? 2500। बताओ जी, किसी का 5% 2500 है। 5% क्या है? 2500 है। तो इन्वेस्टमेंट कितना होगा? इन्वेस्टमेंट तो कुछ नहीं, तो यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 5% दिया हुआ है पूरे साल का, 5% कितना है? 2500। कोई दिक्कत किसी को? तो पूरा इन्वेस्टमेंट कितना होगा? आखिर एक बात बताइए, शुरू में हम इन्वेस्टमेंट किए होंगे तभी न मेरा यहाँ पे इंटरेस्ट बना, तो कितना इन्वेस्टमेंट किए होंगे? इन्वेस्टमेंट मेरे पास नहीं है, तो आखिर इन्वेस्टमेंट होगा तभी ना ब्याज बन रहा है। तो इन्वेस्टमेंट कैसे निकलेगा? यहाँ ध्यान देना, हम ओपनिंग इन्वेस्टमेंट निकाल रहे हैं। अब आपसे हम पूछते हैं, आपके पापा पूछे कि देखो जी 5% बैंक में ब्याज मिलता है, हमको 2500 रुपया ब्याज मिला साल भर का, तो हम कितना पैसा बैंक में डाले होंगे? 2500 रुपया ब्याज साल भर का मिला है 5% के रेट से, तो हम कितना पैसा बैंक में डाले होंगे ये पूछ रहे हैं। तो 2500 इंटू 100/5, उल्टा कर देना, याद रखना, 100/5, यानी किसी संख्या का 5% 2500 है तो उसका 100% कितना होगा? तो 5 से भागा दी तो 1% निकल जाएगा। 100 से गुना करेंगे तो 100% कितना होगा जानते हो? 50,000 रुपया डालेंगे। देख लो 50,000 का 5% 2500 आता है।
ये मिसिंग है, नहीं दिया आपके क्वेश्चन में, इसको निकालना पड़ा। कोई दिक्कत किसी को? चलिए उसके आगे देखिए, प्रोसीड फ्रॉम चैरिटी शो, यही ना जाएगा। प्रोसीड मतलब इनकम फ्रॉम चैरिटी शो, कितना? 10,000। आप चाहेंगे तो चैरिटी शो को यहाँ लिख सकते हैं और खर्चा यहीं पे माइनस कर सकते हैं। चैरिटी शो का इनकम यहाँ लिखिए, खर्चा यहाँ माइनस कर दीजिए। जबकि आप चाहेंगे तो इधर इनकम लिखेंगे, इधर खर्चा लिखेंगे, बाद में तो माइनस हो ही जाएगा। तो हम लोग डायरेक्ट कर देते हैं, आपके बुक में यहीं पे माइनस किया होगा, ठीक है, जो यहाँ बनाया हुआ ना यहीं पे माइनस किया होगा, लेकिन हम लोग इधर इनकम लिख देते हैं, इधर खर्चा लिख देते हैं, अपने आप माइनस हो जाएगा, तो ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। देखिए हो गया रिसिप्ट साइड का सारा आइटम। पेमेंट साइड में चले, पहला मिसलिनियस एक्सपेंसेस, खर्चा है ना, मिसलिनियस एक्सपेंसेस कितना? 250। उसके बाद मेडिसिन, ध्यान दीजिएगा, मेडिसिन का कहीं नहीं जाएगा, मेडिसिन कंज्यूम निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? तो अभी छोड़ देते हैं मेडिसिन, ऐसे लिख देते हैं यहाँ पे मेडिसिन कंज्यूम चाहिए, मेडिसिन कंज्यूम चाहिए, कितना यूज हुआ है निकाल के लिखेंगे। उसके बाद क्या है? डॉक्टर सैलरी, यहीं जाएगा, डॉक्टर्स कितना? डॉक्टर सैलरी है 12,000 ना। उसके बाद सैलरी है, सैलरी कितना है? सब खर्चा है ना। इक्विपमेंट एसेट्स, हमारा इक्विपमेंट क्या है? अब इक्विपमेंट पे देखो ओपनिंग क्लोजिंग नीचे दिया हुआ है, मिला? तो इक्विपमेंट भी आपका यहाँ पे कंज्यूम्ड जाएगा, यहाँ पे क्या जाएगा? कंज्यूम्ड जाएगा। अच्छा ओपनिंग क्लोजिंग वैल्यू दिया हुआ है ना, तो इक्विपमेंट परचेज किए हैं तो डेप्रिसिएशन यहीं पे इक्विपमेंट जाएगा। इक्विपमेंट एसेट्स होता है, इक्विपमेंट परचेज कितना है वैल्यू? 25,000, यही ना होगा। चलिए उसके आगे देखिए, एक्सपेंसेज ऑन चैरिटी शो, एक्सपेंसेज ऑन चैरिटी शो कितना है? 1200। देखो आप चाहते हैं ना तो 1200 यहाँ घटा सकते थे, 10,500 में 1200 घटा देते तो बाहर निकल जाता, शायद आपका सॉल्यूशन में घटाया हुआ होगा। चलिए उसके बाद कैश इन हैंड, तो हमारा एसेट्स में जाएगा, कैश इन कितना? 750। देखिए कैसे अब लिखेंगे, पोस्टिंग कहीं कोई दिक्कत है? कोई भी आइटम छोड़े, अब एक एक करके निकालते हैं। सबसे पहला आइटम देखो आउटस्टैंडिंग में क्या है? सबसे पहले है सब्सक्रिप्शन ड्यू, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। ध्यान देने कहाँ कहाँ जाएगा। आप जानते हैं ओपनिंग आउटस्टैंडिंग को क्या करते हैं? लेस करते थे, कितना है? 560। और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग को क्या करते थे? प्लस करते थे, बताए थे 650। कहीं कोई दिक्कत? एक जगह चला गया, एक और जगह जाएगा ना। आपको बताए थे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन मेरे लिए एसेट होता है कि नहीं, तो ओपनिंग वाला ओपनिंग में जाएगा, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना? 560। और क्लोजिंग वाला क्लोजिंग में जाएगा, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना? ठीक से देखो, पहले यहाँ पे हम लोग क्या किए? ओपनिंग आउटस्टैंडिंग को लेस कर दिए, क्लोजिंग को क्या कर दिए? ऐड कर दिए। ओपनिंग को लेस और क्लोजिंग को क्या कर दिए? ऐड कर दिए। दूसरा काम क्या करना? ओपनिंग आउटस्टैंडिंग एसेट होता है ना, तो ओपनिंग में चला गया और क्लोजिंग वाला क्लोजिंग में चला गया। कोई दिक्कत किसी को? उसके बाद पढ़िए नीचे, एडवांस है तो ओपनिंग एडवांस क्या होता है? प्लस होता है। ओपनिंग एडवांस क्या होता है? प्लस, कितना है? 250 प्लस होगा। और क्लोजिंग एडवांस क्या होता है? माइनस। क्लोजिंग एडवांस क्या होता है? माइनस, कितना? 290 माइनस में जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? अब एडवांस क्या होता है? लायबिलिटी ना, तो ओपनिंग एडवांस यहाँ लिखे, एडवांस सब्सक्रिप्शन कितना? 250। और एडवांस सब्सक्रिप्शन यहाँ लिखे 290। एडजस्टमेंट देख लो, एडजस्टमेंट कोई दिक्कत हुआ? इसको बाहर करोगे ऐड लेस करके टोटल, तो कितना आएगा? 55,450 आएगा। देख लीजिए 55,450। कहीं कोई दिक्कत किसी को? दो एडजस्टमेंट कर लिए, देखिए नीचे। चलिए तीसरा एडजस्टमेंट पढ़िए, स्टॉक ऑफ मेडिसिन। आपको बताया था मेडिसिन कंज्यूम निकालने के लिए, तो कैसे निकालते हैं कंज्यूम्ड? मेडिसिन कंज्यूम्ड कैसे निकालेंगे? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस और माइनस
क्लोजिंग स्टॉक, ये बताया था ना कल। ये होता है कंज्यूम निकालने का। तो देखिए ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन नीचे दिया है, नीचे कितना है 12,400, 12,400। परचेज ऊपर में था, परचेज ऑफ मेडिसिन जो छोड़ दिए थे हम लोग 35,000, और माइनस क्लोजिंग स्टॉक कितना है, तो ये प्लस माइनस करके निकालिए कितना आएगा, तो 11,800 यहाँ 600 न हुआ, तो 35,600 का कंज्यूम नहीं निकला है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिखेंगे मेडिसिन कंज्यूम 35,600, मेडिसिन कंज्यूम कितना लिखेंगे, और ओपनिंग वाला स्टॉक ओपनिंग में और क्लोजिंग वाला क्लोजिंग में। मेडिसिन यहाँ जाएगा, ओपनिंग वाला कितना मेडिसिन है देखिए तो 12,400, और क्लोजिंग मेडिसिन यहाँ जाएगा 11,000। देख लो ठीक से, ओपनिंग मेडिसिन ओपनिंग बैलेंस शीट में, क्लोजिंग मेडिसिन क्लोजिंग बैलेंस शीट में, और इनकम एक्सपेंडिचर के एक्सपेंडिचर में क्या जाएगा, मेडिसिन कंज्यूम्ड। कोई दिक्कत किसी को। उसके बाद पढ़िए, उसके नीचे क्या है, बिल्डिंग का है, ओपनिंग कितना 60। अच्छा उसके पहले इक्विपमेंट है, देखो ओपनिंग इक्विपमेंट कितना है 23,200, और क्लोजिंग चलो यहाँ पे लिखो इक्विपमेंट, ओपनिंग वाला यहाँ जाएगा ना, इक्विपमेंट 23,200, और क्लोजिंग कितना है, अब यहाँ ध्यान देना ये परचेज भी है, इसमें ओपनिंग जोड़ो पहले। हमने 25,000 का ख़रीदा, 23,200 का पहले से था कि नहीं, तो टोटल होता है 48,200। उसमें से अभी क्लोजिंग कितना बचा हुआ है 36,200। बताओ 36,200 का बचा हुआ है, कितना डेप्रिसिएशन लग गया है, 36,200 का बचा हुआ है, तो डेप्रिसिएशन कितना लगेगा 36,200, तो 12,000 का डेप्रिसिएशन लगेगा। 12,000 क्या निकल गया डेप्रिसिएशन, समझ आया सबको। तो डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट कितना निकल जाएगा 12,000। यहाँ लिखिए डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट कितना निकल गया 12,000। फिर से समझेगा, आपका ओपनिंग कितना था 23,200, 25,000 का खरीदे तो बचना कितना चाहिए 48,200। 48,200 की जगह पे अगर 36,200 बचा है तो 12,000 घट गया ना। तो इक्विपमेंट संपत्ति होता है, संपत्ति घटने का रीज़न क्या होता है डेप्रिसिएशन। मान लिया एक और देखो, उसके नीचे क्या है, बिल्डिंग, ओपनिंग बिल्डिंग कितना है 60,000, तो ओपनिंग वाला यहाँ लिखो, ओपनिंग बिल्डिंग 60,000, क्लोजिंग कितना है, अच्छा तो 3,000 क्यों घट रहा है डेप्रिसिएशन। साल भर में कहीं लिखा है कि बिल्डिंग बेचे हैं, जब बिल्डिंग नहीं बेचे तो घट कैसे गया, इसका मतलब है 3,000 घट रहा होगा, किसके कारण डेप्रिसिएशन के कारण। तो बिल्डिंग 3,000 डेप्रिसिएशन, तो बाहर कितना आ गया 15,000 आ जाएगा। और उसके नीचे क्या है, अच्छा मेडिसिन यहीं पे डालना था जी। एक नीचे आइटम है अमाउंट ड्यू ऑन मेडिसिन, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग था। चलो इस कोई बात नहीं, इसी में जोड़ घटा दें। इसमें क्या करते हो, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग माइनस करते हैं, याद करना ओपनिंग आउटस्टैंडिंग क्या करते हैं माइनस, और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग क्या करते हैं प्लस। तो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग कितना है 3,700 माइनस करेंगे, और क्लोजिंग कितना है 8,100। तो इस हिसाब से आपका जो आएगा कंज्यूम्ड मटेरियल कंज्यूम कितना आएगा 40,000 आएगा। कितना आएगा 40,000, तो 40,000 यहाँ लिखेगा। अब ध्यान दीजिए ये भी तो जाएगा मेडिसिन कंज्यूम का, आपका ओपनिंग आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग जाएगा ना, ये सब तो लेके चला गया। ये दोनों कहाँ जाएगा बताइए, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है खर्चा, तो इधर लिखेंगे आउटस्टैंडिंग कंज्यूम मटेरियल। कितना ओपनिंग आउटस्टैंडिंग आया था 3700, और इसका लिखेंगे यहाँ पे मेडिसिन कंज्यूम्ड आउटस्टैंडिंग 8,000। पोस्टिंग हो गया सारा। अब टोटल कीजिए क्या करके, सबसे पहले इधर का टोटल कीजिए। बुक में जो दिया मत लिखेगा, क्योंकि हम खर्चा को इधर लिखे हैं और बुक में खर्च को ही माइनस कर दिया, ठीक है। तो टोटल अलग आएगा लेकिन आंसर सेम आएगा। तो टोटल कर लोगे क्या, कितना आएगा 5 5 10 4 14 450, 1 5 1 6 6 2 8 68,450। 68,450 में इतना सारा लेस कर दो, कितना बचता है, लेस करके जो आएगा क्या निकलेगा सरप्लस ना निकलेगा। इसके बाद यहाँ से निकालिए सबसे पहले, ध्यान दीजिएगा यहाँ टोटल कितना रहा है, ये सेम रहेगा, ये आएगा 1 लाख,
50,760 देखिए तो 1,50,760 आ रहा है जोड़ के, यहाँ देख के नहीं, यहाँ जो आंसर आता है उसको कैपिटल फंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैपिटल फंड। देख लीजिए कैपिटल फंड का आएगा 1,46,810 आएगा। ठीक है सेम आएगा। अब देखो इधर सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस शीट का टोटल करके बैलेंस निकालेंगे, क्या निकलेगा? कैपिटल फंड। इससे क्या निकालेंगे? सरप्लस या डेफिसिट जो भी आएगा, और ये कैपिटल फंड को यहाँ लिखेंगे, यानी इसको कैपिटल बोलते हैं। कैपिटल फंड कितना है? 1,46,810 प्लस इसमें सरप्लस को जोड़ देंगे, और डेफिसिट होता है घटा देते हैं, यहाँ जो आएगा ना जोड़ के, ये दोनों का टोटल बराबर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत किसी को? इसको बोलते हैं 15 नंबर। और तुम लोग सोच रहा है कि 2 + 2 देगा। अभी तक लोग टेंशन नहीं ले रहे थे क्योंकि बुझा नहीं रहा था कुछ। जब समझ में आया कि पहाड़ ऊंचा ज़्यादा है तो टेंशन लेने की ज़रूरत है। तो एक क्वेश्चन समझ में आ गया, इसको रिपीट कीजिए जितना ज़्यादा, फिर हम लोग इसके आगे वाले नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। यहाँ पे डेफिसिट आ जा रहा है, ये लॉस ज़्यादा होगा। देखिए इधर ज़्यादा है, इधर कितना रहा है? 85,250, तो सरप्लस नहीं डेफिसिट हो जाएगा। 85,250 घटाओ तो कितना बचता है यहाँ? 16,800 डेफिसिट है ना। और बताइए डेफिसिट को यहाँ पे क्या करेंगे? डेफिसिट को माइनस करेंगे ना। अब माइनस करके बाहर कीजिएगा, सब जोड़िएगा और उधर भी जोड़ दीजिएगा। दोनों साइड क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए, तभी आपका सही होगा। कोई दिक्कत किसी को? चलिए बैलेंसिंग वगैरह आपका काम है, वो अपना करते रहिएगा।